हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे सीए फाइनल SCMPE की जो आरटीपी है मई 2021 की, जो आईसीआई ने अभी लॉन्च की है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर इस आरटीपी के अंदर कुछ खास है क्या? कोई नए केस स्टडी के क्वेश्चन है क्या? तो जवाब है हाँ। केस स्टडी डाइजेस्ट को इश्यू करने के बाद भी जो आरटीपी आईसीआई ने निकाली है मई 2021 के लिए, उसके अंदर नई केस स्टडीज हैं। वो सारी केस स्टडीज तो अपन लोग करेंगे ही, लेकिन एक खास बात है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में। खास बात क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 आपका सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है। तो आप बोलेंगे सर ये कॉन्सेप्ट तो आपने क्लास में करवाया हुआ है, ये तो पहले भी था। बिल्कुल जी, पहले भी था। आइए पढ़ते हैं इसकी रिक्वायरमेंट। तो ये है इसकी रिक्वायरमेंट नंबर 2 पर आ जाइए। एक्सप्लेन ऑन यूटिलिटी ऑफ एटलीस्ट 3 मशीन सेल डिजाइन्स। यानी बेसिकली यहां पे पूछ रहा है टाइप्स ऑफ मशीन सेल। आपको आईसीआई स्टडी मैट में ये इलेबोरेटेड नहीं मिलेगा। रिक्वायरमेंट नंबर 3, रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम, जिसकी मदद से पार्ट्स, कंपोनेंट्स, मटेरियल को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। ये मेथड के बारे में भी आपको आईसीआई के स्टडी मैट के अंदर कुछ नहीं मिलने वाला। तो कुल मिलाकर बात यह है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो मई 2021 का आरटीपी के अंदर है, इसके अंदर कुछ नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है आईसीएआई ने। तो यहां से आपको इनडायरेक्टली एक हिंट मिलना चाहिए कि ये टॉपिक या ये मेथड इस कमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं? इस वीडियो के अंदर हम जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी ये मेथड है, जो भी टाइप्स ऑफ मशीन सेल्स हैं, इनके बारे में इलेबोरेटेड समझने वाले हैं, डिटेल में। उसके बाद इस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो ये वीडियो काफी स्पेशल है, और मैंने स्पेशली मई 2021 के आरटीपी में से क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को यहां पर लिया है, क्योंकि ये पूरे का पूरा एक नया कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर एक नए मेथड के लिए बात की गई है। तो ये ऑल टुगेदर एक नया कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं जी इसके बारे में, इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको नोट करने की रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है। जो भी मैं आपको बता रहा हूं, जो भी एग्जांपल मैं भी आपको समझाने के लिए दूंगा, वो सारे के सारे एग्जांपल इस पीडीएफ फाइल में मैंने लिख दिए, और पीडीएफ फाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और इन फाइल्स को डाउनलोड कर लीजिए। तो आपको मेन फोकस करना है इस वीडियो के अंदर बात को समझने में। तो बात करते हैं सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग की। यह है कॉन्सेप्ट का पार्ट, सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग। इसके बारे में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। लीन सिस्टम क्या बोलता है? वेस्ट को रिमूव करो। किसको रिमूव करो? वेस्ट को रिमूव करो। 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट बताए थे, 7 तरीके के वेस्ट हैं जिनको रिमूव करने के लिए लीन सिस्टम बोलता है। उसमें एक वेस्ट है मूविंग टाइम। उस मूविंग टाइम को या तो इलिमिनेट कर दो, और अगर इलिमिनेट कर पाना पॉसिबल ना हो तो रिड्यूस कर दो। भाई मान लो एक लेबर को एक फिनिश गुड्स को बनाने के लिए 2 मशीन्स पे काम करना पड़ता है। पहले वो मशीन ए पे काम करता है, फिर मशीन ए पर काम हो जाने के बाद उस प्रोसेस्ड मटेरियल को उठा के ले जाता है मशीन बी तक, फिर मशीन बी पर काम करता है, और फिर बनता है फिनिश गुड्स। तो ध्यान देना, जब वो उठाकर मशीन बी पर लेकर जा रहा था, ये क्या था? मूविंग टाइम। तो इस मूविंग टाइम को अगर पॉसिबल हो तो इलिमिनेट ही कर दो, और अगर इलिमिनेट कर पाना पॉसिबल नहीं हो तो कम से कम रिड्यूस तो कर दो। रिड्यूस कितना? जितना मैक्सिमम रिड्यूस हो सके। यानी कि ये मूविंग टाइम जितना कम हो सके उतना कम कर दो। ये बात बोलता है लीन सिस्टम। और सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग एक टेक्निक है जिसकी मदद से इस वेस्ट को रिमूव करने की कोशिश की जाती है। किस वेस्ट को? मूविंग टाइम वाले वेस्ट को। तो इसका मेन पर्पस क्या है सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग का? ये करता क्या है? इट मेंटेन वर्क फ्लो इन सच ए वे दैट वेटिंग टाइम आफ्टर ईच प्रोसेस गेट्स एलिमिनेटेड और reduced to maximum extent. This basically guides on proper layout of different machines and different parts required in such a way that it reduces waiting time of product, it ensures fast production, it eliminate unnecessary movement of WIP material, and it helps in material handling to a great extent. तो यहां पर जरा ध्यान देना आप, यहां पे जोर दिया गया है प्रॉपर लेआउट ऑफ डिफरेंट मशीन्स एंड पार्ट्स। यानी कि एक प्रोसेस को पूरा करने के लिए
लेबर को जो जो पार्ट्स चाहिए, जो जो मटेरियल चाहिए, अगर कोई टूल्स चाहिए, कोई हैमर चाहिए, स्क्रू ड्राइवर चाहिए, तो और कोई मशीन पे काम करना है, तो ये टेक्निक क्या बोलती है, उनका लेआउट प्रॉपर हो, यानी उनको समझदारी से अपने को एक सही जगह रखना है ताकि मूवमेंट टाइम कम हो जाए, ताकि मटेरियल को हैंडल करने में टाइम कम लगे, अननेसेसरी मूविंग टाइम ना रहे और प्रोडक्शन फास्ट हो जाए। तो सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग क्या बोलता है, मशीन्स को और रिक्वायर्ड पार्ट्स को, रिक्वायर्ड मटेरियल को एक जगह तरीके से रखने की बात करता है। तो बेसिकली क्या है, इट इज ए टेक्निक टू इंप्लीमेंट लीन सिस्टम। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि लीन सिस्टम का आखिर मतलब क्या है। लीन सिस्टम है वेस्ट को रिमूव करने के लिए बोलता है, और सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उस वेस्ट को रिमूव करने की एक टेक्निक है। अब देखिए, सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग मैंने बता दिया आपको मीनिंग, इसी को मशीन सेल भी कहते हैं, इसी को मशीन सेल भी कहते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बताना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप टेक्नोलॉजी की, यानी कि मशीन सेल के बारे में बताने से पहले आपको कुछ सिखानी पड़ेगी टर्मिनोलॉजी, कुछ और कीवर्ड्स के मतलब बताने पड़ेंगे, तब आप डिटेल में समझ पाएंगे टाइप्स ऑफ मशीन सेल और वो मेथड जिसके बारे में हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आराम आराम से समझते हुए अपने को आगे चलना है। तो देखिए, ग्रुप टेक्नोलॉजी इसका मतलब क्या होता है। सपोज करो कोई लेबर है जिसको प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल चाहिए, टूल्स चाहिए, टूल्स में हैमर भी हो सकता है, स्क्रू ड्राइवर भी हो सकता है, और कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी मशीन चाहिए या कोई भी मटेरियल चाहिए। और अगर वो मटेरियल, वो पार्ट्स, वो टूल्स अलग अलग जगह स्कैटर्ड पड़े हैं, मतलब मटेरियल यहाँ पे पड़ा हुआ है, स्क्रू ड्राइवर वहां पड़ा हुआ है, हैमर कहीं और पड़ा हुआ है, तो ऐसे में होगा क्या, लेबर इन सबको क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। भाई यहां से ले लिया मटेरियल, वहां से हथौड़ी उठा ली, हाँ, फिर वहां से उठा लिया स्क्रू ड्राइवर, तो उसके बाद क्या करेगा, वो मटेरियल को प्रोसेस करेगा, फिर बनेगा फिनिश गुड्स। लेकिन जब वो चीजों को उठा रहा था यूज करने के लिए, तो वहां पे क्या लग रहा था, अननेसेसरी टाइम जो कि वेस्ट हो रहा था। तो इसी को रिड्यूस करना है, और इसके लिए यूज होती है ग्रुप टेक्नोलॉजी। तो ग्रुप टेक्नोलॉजी आखिर कहती क्या है, ग्रुप टेक्नोलॉजी कहती है कि जो भी पार्ट्स की रिक्वायरमेंट है प्रोसेस को पूरा करने के लिए, जो भी पार्ट्स की रिक्वायरमेंट है किसी प्रोसेस को पूरा करने के लिए, तो उन सभी पार्ट्स को, सभी मटेरियल को एक जगह ग्रुप के रूप में रख दो, उनके छोटे छोटे ग्रुप बना दो, छोटे छोटे समूह बना दो, ताकि आप जब भी वो काम करना चाहे तो आपको चीजें ढूंढनी ही ना पड़े। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब लेबर उस प्रोसेस वन को करना चाहे, तो प्रोसेस वन में यूज होने वाली सारी चीजें एक जगह एक ग्रुप के रूप में रखी हो, ताकि उसको उन्हें बार बार ढूंढना ना पड़े। जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल दिया है, मान लीजिए आपके मन में आया आज संडे है, कैरम बोर्ड खेलेंगे, ठीक है। अब कैरम बोर्ड खेलने के लिए क्या चाहिए आपको, पहले चाहिए प्लाईवुड का बोर्ड, जो कैरम बोर्ड होता है, जब बोर्ड होता है आपका वो चाहिए। तो आपको मालूम पड़ा कि जो बोर्ड तो है वो रूम नंबर 1 के बेड के नीचे है, आपके घर में 3-4 रूम है, रूम नंबर 1 के बेड के नीचे है। फिर आपने ढूंढा कैरम कॉइन्स कहां पर, वो गोटियां कहां पर है, तो पता पड़ा वो रूम 2 के ड्रॉर में है, और कैरम स्ट्राइकर तो वो है आपका रूम 3 के ड्रॉर में। तो अब हो गया क्या, अगर आपको गेम खेलना तो क्या करना पड़ेगा, आपको इन सब मटेरियल को उठाकर एक जगह कलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। इससे कलेक्ट करने पे क्या हो रहा है, आपके टाइम का कुछ वेस्टेज हो रहा है। तो ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या बोलती है कि आप प्लाईवुड के बोर्ड को, कैरम के कॉइन्स को और कैरम स्ट्राइकर को एक ही जगह समूह बनाकर रखो, ग्रुप बनाकर रखो, ये बोलती है ग्रुप टेक्नोलॉजी। इससे क्या होगा, आपका अननेसेसरी वाला मूविंग टाइम इलिमिनेट हो जाएगा। तो ये बात करी हमने ग्रुप टेक्नोलॉजी की। देखिए इसको मैं समझाता हूं आपको एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू। सपोज करिए एक प्रोसेस है P1, एक प्रोसेस है P1, और इस प्रोसेस से बनता है फिनिश गुड्स 1, यानी कि सिर्फ एक ही प्रोसेस को इस्तेमाल करके क्या बन जाता है, फिनिश गुड्स। तो इस प्रोसेस में यूज होने वाले सारे के सारे आइटम्स, चाहे वो टूल्स हो, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो इक्विपमेंट हो, कुछ भी हो, है ना। जैसे हैमर,
इन सबको एक जगह रखो एक ग्रुप बनाकर, इसी को बोलते हैं ग्रुप टेक्नोलॉजी। इसे हम ग्रुप 1 कह देते हैं, ग्रुप 1। तो समझ में आ गई बात आपको? ये क्या है? ग्रुप 1, प्रोसेस 1 का ग्रुप 1। तो कुल मिलाकर बात क्या है कि इस प्रोसेस में लगने वाले सारे आइटम्स, पार्ट्स, कंपोनेंट, मटेरियल, कोई भी इक्विपमेंट, ये सब एक ही जगह रखे हो ग्रुप बनाकर, ताकि मूविंग टाइम इलिमिनेट हो जाए, और इतना पॉसिबल है तो कम से कम रिड्यूस तो हो जाए। ऐसे सपोज करो एक और प्रोसेस है, उसको बोलते हैं प्रोसेस 2, और मान लो उस प्रोसेस 2 से बनता है फिनिश गुड्स 2, मान लेते हैं। अब ये टेक्निक क्या बोलती है कि इस प्रोसेस 2 में लगने वाले सारे पार्ट्स, चाहे आप टूल्स कह लो, चाहे आप मटेरियल कह लो, चाहे आप कह लो इक्विपमेंट, कुछ भी जो भी यूज होने वाला है इस प्रोसेस 2 को अप्लाई करने के अंदर, ये सब एक ही जगह ग्रुप बनाकर रखो, ये कहलाता है ग्रुप 2। तो ये टेक्निक क्या बोलती है कि एक कंपनी को अपने डिफरेंट प्रोसेस आइडेंटिफाई कर लेने के बाद हर प्रोसेस में यूज होने वाले सारे कंपोनेंट्स, पार्ट्स, मटेरियल, इक्विपमेंट को एक ही जगह ग्रुप में रखना चाहिए, उनका समूह बनाकर रखना चाहिए। तो ये था ग्रुप टेक्नोलॉजी। तो ये क्या हुआ? हर प्रोसेस का बोल दिया हमने एक ग्रुप। यहां पर क्या फिनिश गुड्स 1 को बनाना है तो प्रोसेस 1 को अप्लाई करना है, फिनिश गुड 2 को बनाना है तो प्रोसेस 2 को अप्लाई करना है, यानी कि हर प्रोसेस अपने आप में क्या दे रहा है? फिनिश गुड्स बनाकर। अब आगे बढ़ते हैं जी। अब बात करते हैं पार्ट्स फैमिली किसे कहते हैं। ये एक अगला टर्म है, पार्ट्स फैमिली किसे कहते हैं। तो ध्यान देना, जब मैंने ग्रुप बना के दिखाया था अभी आपको ऊपर, तो मैंने एक बॉक्स में टूल्स लिखे थे, इक्विपमेंट लिखे थे, मटेरियल्स लिखा था, वो सारे के सारे क्या है? उनको टेक्निकल शब्द में बोलते हैं पार्ट फैमिली, पार्ट्स ऑफ फैमिली, बेसिकली पार्ट्स फैमिली। जैसे मान लीजिए हमारा जो घर है उसको अगर मैं ग्रुप कह दूं तो हमारे इस घर में रहने वाले सभी मेंबर क्या कहलाएंगे? पार्ट मेंबर्स। समझ गए? तो उसे क्या बोलते हैं? पार्ट फैमिली। अब बात करते हैं मशीन सेल की। तो देखो, पहला कीवर्ड आप समझ गए, ग्रुप टेक्नोलॉजी। दूसरा कीवर्ड है पार्ट्स फैमिली, यानी कि एक ग्रुप के अंदर यूज होने वाले जो भी कंपोनेंट्स हैं, मटेरियल है, इक्विपमेंट है, कुछ भी XYZ, उसे हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? पार्ट्स फैमिली। यानी कि ये इस ग्रुप फैमिली के पार्ट्स हैं जो इसको बनाने में, इसको प्रोसेस करने में यूज होते हैं। अब बात करते हैं मशीन सेल की। तो मशीन सेल क्या होता है? बेसिकली ये क्या है? मशीन सेल को मशीन सेल भी कहते हैं और सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। तो मशीन सेल इज ए सेट ऑफ मशीन्स दैट आर ग्रुप्ड by the product or parts they produce. It is also called cellular manufacturing. इसको मैं समझाता हूं अभी आपको एक एग्जांपल की मदद से। सपोज करो कंपनी के पास एक फिनिश गुड्स बनाने का काम है, कंपनी फिनिश गुड्स बनाती है और उसको बनाने के लिए कोई जॉब ऑर्डर आया या जॉब वर्क आया, यानी कि एक कंपनी के पास ऑर्डर आया है। अब उस ऑर्डर को बनाने के लिए कंपनी को 3 प्रोसेस अप्लाई करने पड़ेंगे। दोबारा से लिखता हूं, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा स्पेस देना होगा नीचे। मान लीजिए एक जॉब वर्क है और उस जॉब वर्क को बनाने के लिए, उस फिनिश गुड्स को बनाने के लिए 3 प्रोसेस अप्लाई करने पड़ते हैं। इसे कह लेते हैं प्रोसेस 1, इसे कह लेते हैं प्रोसेस 2 और इसे कह लेते हैं प्रोसेस 3। ठीक है, अब लगाने यहां पर हमें 3 प्रोसेस। अच्छा, ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या बोलती है कि हर प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स फैमिली को एक जगह समूह बनाकर रखो, एक साथ इकट्ठा रखो। तो प्रोसेस 1 में जो भी लगना है, जो भी इस्तेमाल में आना है प्रोसेस 1 के लिए, जैसे कहता हूं मशीन 1 का इस्तेमाल होगा, मशीन 1, टूल्स का इस्तेमाल होगा, इक्विपमेंट का इस्तेमाल होगा या किसी मटेरियल का इस्तेमाल होगा। तो इनको एक जगह रखो, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ग्रुप 1, बेसिकली ग्रुप टेक्नोलॉजी। लिंक कर पाना,
ग्रुप टेक्नोलॉजी है ये, तो इसको हमने ग्रुपिंग कर दिया, ग्रुप 1 बोल दिया। ऐसे प्रोसेस 2 पर होगा, जब प्रोसेस 1 प्रोसेस कर देगा तो प्रोसेस 1 का आउटपुट क्या बन जाएगा, प्रोसेस 2 का इनपुट। तो अब प्रोसेस 2 पे काम करना है, तो वहां पर क्या क्या यूज होगा, तो मान लेते हैं वहां पर यूज हो रही है मशीन 2, टूल्स लग रहे हैं, इक्विपमेंट का इस्तेमाल हो रहा है, और मटेरियल। तो ये हो गया आपका ग्रुप 2, यानी प्रोसेस 2 को अप्लाई करने के लिए इसे हमने बोल दिया पूरा ग्रुप 2 है, यानी प्रोसेस 2 में लगने वाले सभी पार्ट्स फैमिली को एक साथ समूह बनाकर एक ही जगह रखना है। ऐसी प्रोसेस 3 है। प्रोसेस 2 से प्रोसेस हो जाने के बाद अब कहां जाएगा, प्रोसेस 3 पर। तो सपोज करो यहाँ पर मशीन 3 का इस्तेमाल होना है, यहाँ पर भी टूल्स लगेंगे, यहाँ पर भी इक्विपमेंट का इस्तेमाल होगा, और यहाँ पर भी क्या लगेगा, मटेरियल। इसे हम क्या बोल देंगे, ग्रुप 3। इसे हमने बोल दिया ग्रुप 3। तो हमने ग्रुप टेक्नोलॉजी की मदद से हर प्रोसेस को एक ग्रुप पे डाल दिया और इंश्योर कर दिया कि उस प्रोसेस से संबंधित सारी की सारी रिक्वायर्ड वाले आइटम्स और पार्ट्स एक ही जगह ग्रुप में एक साथ रखें। अच्छा, अब इन 3 अलग अलग ग्रुप को भी पास में रखना है, इसी को बोलते हैं मशीन सेल, यानी कि इस पूरे को कंबाइंड तौर पे क्या बोल देते हैं, मशीन सेल। मशीन सेल। तो बात समझ में आ गई। ग्रुप टेक्नोलॉजी सबसे पहले क्या था, पार्ट्स फैमिली, फिर क्या बन गया, ग्रुप, फिर ग्रुप का क्या आ गया, मशीन सेल। अब पढ़िए उस डेफिनेशन को। मशीन सेल is a set of machines, process 1 2 3, that are grouped by the product finished goods एक है, they produce, it is also called cellular manufacturing। तो ये था आपका मीनिंग ऑफ मशीन सेल। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मशीन सेल की। टाइप्स ऑफ मशीन सेल, तो मशीन सेल 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले वाला होता है, इसको बोलते हैं सिंगल मशीन सेल। सिंगल मशीन सेल, यह है पहला टाइप, सिंगल मशीन सेल। इसमें नॉर्मली क्या होता है कि जब एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक ही प्रोसेस का इस्तेमाल हो तो वहां पे यूज होता है सिंगल मशीन सेल। कैसे, जैसे मान लीजिए एक फिनिश गुड्स को बनाने के लिए एक ही प्रोसेस लगेगा और उस प्रोसेस में लगने वाले सारे पार्ट्स फैमिली को, बेसिकली मशीन्स को, टूल्स को, इक्विपमेंट को और मटेरियल को हमने एक साथ ग्रुप बना के रख दिया। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ग्रुप। ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं ग्रुप, ग्रुप 1 कह लीजिए, इसे हम बोलते हैं ग्रुप। अच्छा, अब इसको बनाने में एक ही प्रोसेस लगने वाला है, तो फिर हम इसको क्या बोल देंगे, अब मशीन सेल 1। अच्छा, मैं आपको ध्यान दिला दूं कि अंदर जो ये आइटम्स है, मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट, मटेरियल, इनको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पार्ट्स फैमिली। पार्ट्स फैमिली। तो ये है सिंगल मशीन सेल, यानी कि जब एक प्रोडक्ट को बनाने में, लिख देता हूं, वन प्रोडक्ट नीड वन प्रोसेस ओनली। ठीक है ना, तब क्या लगता है आपका सिंगल मशीन सेल। तो ये है फर्स्ट टाइप। 4 प्रकार के होते हैं ये। तो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था भी आपको, जहां पर मैंने क्या बताया था कि 3 प्रोसेस के बाद बनता है फिनिश गुड्स। तो यहां पर मैंने क्या बोला, जब सिंगल प्रोसेस से बनेगा तो क्या होगा, सिंगल मशीन सेल। यानी कि मशीन को इस तरीके से रखो, मशीन्स को, पार्ट्स को, कंपोनेंट्स को इस तरीके से सेट करो कि वर्कर को ना अननेसेसरी मूव ना करना पड़े। ऐसा ना हो उसको अलग अलग मटेरियल, पार्ट्स को भी रिक्वायरमेंट तो ढूंढता रहे, वो कहाँ रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, उसका अननेसेसरी टाइम वेस्टेज ना हो। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की। सेकंड है आपका ग्रुप मशीन सेल विद मैनुअल हैंडलिंग। विद मैनुअल हैंडलिंग। मैनुअल हैंडलिंग यहां पर क्या है, ग्रुप मशीन सेल का मतलब है कि यहां पर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए मल्टीपल प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ रहा है। तो वन प्रोडक्ट थ्रू मल्टीपल मशीन्स। वन प्रोडक्ट थ्रू मल्टीपल मशीन्स। अब देखिए कैसे, सपोज करिए
एक फिनिश गुड्स को बनाने में मल्टीपल मशीन्स लगती हैं, यानी कि मल्टीपल प्रोसेस लगते हैं, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उसके लिए मल्टीपल मशीन सेल हो। तो सपोज करो ये रहा मशीन सेल 1, शॉर्ट में लिखा है मशीन सेल है ये। इसके बाद मशीन सेल 2 पे काम होता है, मशीन सेल 2, फिर इसके बाद मशीन सेल 3 और मशीन सेल 4। तो बात को समझो, पहले क्या था पार्ट्स फैमिली, फिर बना ग्रुप, ग्रुप का क्या बना मशीन सेल। तो ऐसे मल्टीपल मशीन सेल्स के बाद ही फिनिश गुड्स बनता है। तो इस केस में क्या होगा, देखिए पहले प्रोसेस डिफाइन करते हैं। पहले मशीन सेल 1 पे प्रोसेस होता है, फिर जाता है मशीन सेल 2 पर, 2 से फिर आता है 3 पर, 3 से फिर आता है 4 पर। अब यहां से क्या होगा, वर्क इन, यानी कि वर्कर सुबह सुबह आया, उसे क्या करना है, काम स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले वो यहां पर काम करेगा। देखो मशीन सेल 1 है, सब कुछ मिलेगा उसको, यहाँ पर मटेरियल भी, कंपोनेंट भी, पार्ट्स भी, जो भी रिक्वायरमेंट सारा मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पर काम कर लेने के बाद क्या करना है इसको अब ये जो प्रोसेस मटेरियल है इसको उठा के ले जाएगा कहां पर, ये उसे उठा के लेके जा रहा है कहां पर, मशीन सेल 2 पर, यहां पर लेकर आ गया मशीन सेल 2। तो देख रहे हो मैनुअल हैंडलिंग था ना ये वर्ड, मैनुअल हैंडलिंग, यानी कि मशीन सेल 1 पे प्रोसेस किया, अब उस मटेरियल को उठा के मशीन सेल 2 पर लेके जा रहा है। अच्छा फिर 2 पर प्रोसेस करने के बाद उसको उठाकर ले जाकर कहां लेके गया, 3 पर, फिर 3 पर भी हो गया प्रोसेस, अब कहां पे गया, अब आ गया मशीन सेल 4 पर, यानी 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4, और फिर यहां से क्या हो गया, वर्क आउट। कुल मिलाकर यहां पे फिनिश गुड्स बन गया। तो यहां पर क्या है, ग्रुप ऑफ मशीन सेल है और मैनुअल हैंडलिंग हो रही है मटेरियल की। तो ये था टाइप नंबर 2। आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 3। अच्छा हाँ, आगे बढ़ने के पहले आपको बता दूं, इसी को बोलते हैं ग्रुप मशीन सेल, ग्रुप मशीन सेल। तो ये था टाइप नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 3 पर। टाइप नंबर 3, तो टाइप नंबर 3 है, लिखिए ग्रुप मशीन सेल विद सेमी इंटीग्रेटेड हैंडलिंग, इसको फ्लो लाइन सेल भी कहते हैं। यानी यहां पर भी कहानी तो वही है, मल्टीपल मशीन सेल्स हैं और तब बनता है फिनिश गुड्स। लेकिन यहां पर जो हैंडलिंग है ना, सेमी इंटीग्रेटेड है, बेसिकली कुछ हद तक ऑटोमेटेड है। इसका मैं बनाता हूं पहले एक पिक्चर, पहले आप समझ लीजिए फिर बनाना। ये क्या है, तो ये है कन्वेयर बेल्ट। अब बनाऊंगा मशीन सेल 1, तो यहां पर है मशीन सेल 1, फिर यहां पर है मशीन सेल 2, फिर यहां पर है मशीन सेल 3 और यहां पर है मशीन सेल 4 और यहां पर है मशीन सेल 5। तो देखो मशीन सेल 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5। अब देखो यहां पे क्या होता है, सबसे पहले यहां पर होगा वर्क इन, यानी कि सुबह सुबह लेबर आ गई, तो यहां पर उसने काम को प्रोसेस किया। अच्छा प्रोसेस कर लेने के बाद मटेरियल को मैनुअली लेके नहीं जाना है,
मटेरियल को इस कन्वेयर बेल्ट पे रख देना है। किस पर? ये जो बेल्ट बनाई है ना मैंने, ये इस पर रख देना है। ये रनिंग बेल्ट है, समझ गए? ये रनिंग बेल्ट है, खुद चलती है, ऑटोमेटेड है। तो ये जो मटेरियल ऑटोमेटिक कहां चला जाएगा अपने आप? ये आ जाएगा मशीन सेल 2 पर। तो फिर जो लेबर मशीन सेल 2 पर काम करती है वो क्या कर देंगे? उसको प्रोसेस कर देंगी। फिर यहां से ये आ जाएगा मशीन सेल 3 पर। समझ गए? देखो यहां से आ रहा है ना, ये चढ़ता हुआ आएगा मशीन बेल्ट के ऊपर, यानी कन्वेयर बेल्ट के ऊपर आएगा। ये दिखाने के लिए मैं साइड में लिख रहा हूं। फिर उसके बाद यहां से आ जाएगा मशीन सेल 4 पर, और फिर उसके बाद फाइनली ये आ जाएगा मशीन सेल 5 पर, और यहां से क्या हो जाएगा? वर्क आउट। तो बेसिकली ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका ऑटोमेटेड हैंडलिंग के साथ, यानी ग्रुप मशीन सेल विद सेमी इंटीग्रेटेड हैंडलिंग। तो ये था आपका टाइप नंबर 3। तो यहां पर क्या बेल्ट का इस्तेमाल हो रहा है? पहले वाले में क्या था? मैनुअल था, लेबर खुद उठा के लेके जा रहा है। यहां पर सेमी है। कैसे का मतलब? मटेरियल बेल्ट पे रखना पड़ेगा, फिर बेल्ट खुद उसको मशीन सेल 2 पे ले जाएगी, 3 पे, 4 पे, 5 पर, और प्रोसेस बन के आ जाएगा आपका फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स आपका प्रोसेस हो जाएगा। अब बात करते हैं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, शॉर्ट में इसको FMS भी लिख देते हैं, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो ध्यान दीजिए जरा, ये बेसिकली क्या बोलता है कि जो आपका वर्क फ्लो है, जो आपकी मशीन सेल की सेटिंग है, उनका जो लेआउट है वो आपने इस तरीके से फिक्स किया हो कि अगर कभी लेआउट को चेंज करना हो तो आराम से चेंज हो जाए, यानी कि सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए फिनिश गुड्स 1 को बनाने के लिए यहां से करते हैं वर्क इन। सबसे पहले काम होता है मशीन सेल 1 पर, उसके बाद काम होता है मशीन सेल 2 पर, इसके बाद काम होता है मशीन सेल 3 पर, और यहां पे होता है वर्क आउट। यानी बेसिकली यहां पे क्या बन गया? फिनिश गुड्स। ऐसे मान लेते हैं एक और प्रोसेस है जहां से बनता है फिनिश गुड्स 2, इसे नाम देते हैं फिनिश गुड्स 1। दोनों अलग अलग है। यहां पर पहले आता है मशीन सेल 1, इसका अलग है, देखो मशीन सेल, नाम दे रहा हूं 1, मशीन सेल 1। फिर इसका प्रोसेस होता है मशीन सेल 2 पर, इसके बाद मशीन सेल 3 पर, और फिर यहां पर क्या हो जाता है? वर्क आउट हो जाता है। बेसिकली यहां क्या बन जाता है? फिनिश गुड्स 2। तो ये वाला मेथड सिर्फ ये बात बोलता है कि अगर कभी इन फ्यूचर फिनिश गुड्स 3 को बनाने का ऑर्डर आ जाए जो कंपनी एट प्रेजेंट बनाती नहीं है, और उसके अंदर मशीन सेल 1, मशीन सेल 2 और मशीन सेल 3 का इस्तेमाल होना हो, ध्यान देना जरा, अगर ऑर्डर आ गया तो अगर ऐसा है कि मशीन सेल 1, मशीन सेल 2 और मशीन सेल 3 इसका इस्तेमाल होना हो, तो लेआउट इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि ये कंपनी तुरंत मशीन सेल 3 का इस्तेमाल कर ले। समझ गए? तो सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कोई भी लेआउट, कोई भी मशीन सेल किसी और मशीन सेल के सीक्वेंस में आराम से ऐड कर लें, आराम से हटा दें। तो ये था टाइप नंबर 4। तो ये था टाइप्स ऑफ मशीन सेल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और ये सारा का सारा मैटर आपका पीडीएफ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लिंक डाउनलोड कर लीजिए। अब चलते हैं जी आगे। देखिए अब बात करेंगे इस मेथड की, जिसका नाम है रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। देखिए मैंने आपको वर्बली बता दिया है कि सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग क्या चाहती है कि एक प्रोसेस में लगने वाले सारे कंपोनेंट्स, पार्ट्स, इक्विपमेंट, मशीन्स, मटेरियल, इन सबको एक जगह रखो, और उसको ये बोलते हैं मशीन सेल। पहले बनाओ छोटे छोटे ग्रुप, अगर मल्टीपल प्रोसेस है तो, और सारे प्रोसेस को क्या बोल देंगे इकट्ठे हम? मशीन सेल। और अगर सिंगल प्रोसेस है तब उसी को हम क्या बोल देंगे? मशीन सेल। और वही क्या होता है? मशीन। उसको हम ग्रुप भी कहते हैं, उसको हम मशीन सेल भी कह देंगे। लेकिन जब मल्टीपल ग्रुप होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम? मशीन सेल। समझ में आती बात? अगर एक प्रोसेस से फिनिश गुड्स बनता है तो वही कहलाता है ग्रुप, और वही बन जाता है मशीन सेल। लेकिन अगर फिनिश गुड्स को बनाने के लिए मल्टीपल प्रोसेस लगाने पड़ते हैं तो मल्टीपल क्या बनेंगे? मल्टीपल
ग्रुप्स बनेंगे और उनको क्या बोलते हैं हम, कलेक्टिवली मशीन सेल। कई बार क्या होता है, मल्टीपल मशीन सेल्स भी लगते हैं फिनिश गुड्स को बनाने के लिए। तो ये बस टेक्निक ये बोलती है कि आप मशीन्स को, इक्विपमेंट्स को, मटेरियल को, पार्ट्स को, कंपोनेंट्स को इस तरीके से रखें कि उनको ढूंढने में लगने वाला टाइम या तो जीरो हो या फिर कम से कम हो। एग्जाम्पल के लिए, आपके स्टडी रूम के अंदर बुक्स, पानी, कैलकुलेटर, पेन, ये आपने इस तरीके से रखे हुए होने चाहिए ताकि आपको इनको ढूंढने में समय वेस्ट ना करना पड़े। ऐसा ना हो आप रूम के अंदर पढ़ने के लिए गए और आप पेन ढूंढ रहे हो, कैलकुलेटर ढूंढ रहे हो, कोई बुक ढूंढ रहे हो, कोई नोट्स ढूंढ रहे हो, सब्जेक्ट वाइज नहीं रखा हुआ आपने प्रॉपरली, तो इससे क्या होगा, टाइम का वेस्टेज होगा। तो वो ना हो इसलिए प्रॉपर तरीके से अरेंज करो और सिस्टमेटिकली रखो, प्रॉपर लेआउट बनाओ। इसी को बोलते हैं सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग। तो टाइप्स ऑफ मशीन सेल हमने जान लिए। अच्छा, ये बात तो मैंने बताई आपको वर्बली। अब ये जो मेथड है, ये मेथड यूज किया जाता है प्रैक्टिकली इस बात को आइडेंटिफाई करने के अंदर कि कौन सी मशीन्स और कौन से कंपोनेंट्स का हमें एक सेल बनाना है, मतलब उनको हमें एक साथ रखना है। फिर कौन सी मशीन्स और कौन सा कंपोनेंट के पार्ट्स है उसको हमें एक साथ रखना है। तो ग्रुप बनाने में हेल्प करता है ये मेथड। देखते हैं कैसे। इस मेथड को हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो ध्यान देना, ये एक एग्जांपल दे रखा है। कंपनी बनाती है 5 कंपोनेंट, उसके लिए यूज होती है 5 अलग अलग मशीन्स इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो यहां पर ना एक टेबल दी गई है अपने को, यहां पर अपने को एक टेबल दी गई, जरा ध्यान से देखो टेबल। कंपोनेंट का नाम है P101, P104, P105, P107 एंड P108। तो ये सब तो क्या है, ये सब है वो 5 कंपोनेंट्स जो कंपनी प्रोड्यूस करती है। 5 कंपोनेंट्स जो कंपनी प्रोड्यूस करती है। और यहां पे दे रखा है देखो M2, M7, M13, M13A और M15। तो ये बेसिकली क्या है, ये है वो 5 मशीन्स जिनका इस्तेमाल कंपनी करती है। तो कंपनी क्या चाहती है कि हम इन मशीन्स को क्लस्टर बना दें, इनका ग्रुप बना दें, हम इनके मशीन सेल को बना दें ताकि इनको प्रॉपर लेआउट का आइडिया लग जाए। अब जरा देखिए इंटरप्रिटेशन क्या है। इस टेबल के अंदर वैल्यूज दे रखी है 1 1 1, कई जगह ब्लैंक है। इंटरप्रिटेशन क्या है देखो जरा। इंटरप्रिटेशन ऐसे है कि P101 को बनाने में मशीन 2 का इस्तेमाल होता है और मशीन 13 का इस्तेमाल होता है, M2 एंड M13। बाकी मशीन्स का इस्तेमाल नहीं होता है। अगला, P104 को बनाने में M7 और M13A का इस्तेमाल होता है। P105 को बनाने में सिर्फ M13A का इस्तेमाल होता है। P107 को बनाने में M13 और M15 का इस्तेमाल होता है और P108 को बनाने में M7 का इस्तेमाल होता है। तो ये बताया क्वेश्चन ने अपने को और इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे कि इस मेथड को इंप्लीमेंट करने के अंदर कौन कौन से स्टेप्स लगते हैं, उनमें कैसे वैल्यूज निकाली जाती है और कैसे हम फाइनली वो ग्रुप, वो मशीन सेल, वो मशीन क्लस्टर बना पाते हैं जहां पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स को बनाने की मशीन्स एक साथ रखी होनी चाहिए और कौन कौन से पार्ट्स को बनाने की मशीन दूसरी साइड रखी होनी चाहिए प्रॉपर लेआउट के हिसाब से। स्टेप नंबर 1 देखो, ऊपर क्या है हमारी टेबल। ध्यान देना, इस टेबल को हम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको बता दूं वैसे तो आपको पता होगा, ये कहलाते हैं कॉलम, ठीक है ना। टेबल में ये कहलाते हैं कॉलम। कॉलम मतलब बिजली का खंभा, यानी कि इसे मैं क्या बोलूंगा कि ये कॉलम है, ठीक है ना। और ये कहलाते हैं रो। रो मतलब रेलगाड़ी। वैसे मुझे पता आपको ये पता होगा, फिर भी मैंने बता दिया ताकि कंफ्यूजन ना। चलिए अब करते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 करेंगे अब हम। इसकी में कुछ स्टेप्स हैं इस मेथड के अंदर, हर स्टेप को समझते हुए चलना है आराम आराम से। देखिए, सबसे पहले तो मैंने वही टेबल एज इट इज यहाँ पे उतार दिया। देखिए, 1 का मतलब होता है कि इस मशीन पर काम होता है। अगर 0 है या ब्लैंक है, इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे P101 को बनाने के लिए मशीन 2 पर काम होता है और मशीन 13 पर काम होता है। ये बात तो पता है हमारे को। अच्छा, अब स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है। यहां पर हम 2 चीजें निकालते हैं। सबसे पहली चीज है बाइनरी वेट।
क्या बोलते हैं? बाइनरी वेट, शॉर्ट में BW करके लिखते हैं, बाइनरी वेट। फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर m माइनस z, 2 की पावर m माइनस j। j क्या है? j रिप्रेजेंट करता है कॉलम को और I रिप्रेजेंट करता है रो को, ठीक है ना, कॉलम। अच्छा, ये कौन सा है? यह कॉलम नंबर 1। ये कौन सा है? कॉलम नंबर 2। ये कौन सा है जी? कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। यानी कॉलम 1 2 3 4 5 रिकॉग्नाइज करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना है BW। क्या निकालना है हमें? BW, ईच कॉलम का। ध्यान देना वर्ड ईच कॉलम। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हम ईच कॉलम का क्या निकाल रहे हैं? बाइनरी वेट। हम ईच कॉलम में क्या निकाल रहे हैं? बाइनरी वेट। अच्छा, फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है 2 की पावर m माइनस जे, m माइनस जे। तो m क्या है? m है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रोड्यूस्ड। तो बताओ जरा, इस क्वेश्चन के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो कंपनी प्रोड्यूस करती है वो गिनती में कितने हैं? तो भाई 5 है। P101 बनाती है, P104, 105, 107 एंड 108, कुल मिलाकर 5 कंपोनेंट ये कंपनी बनाती है। तो देखिए, हमें जब BW निकालना है, हमें जब BW यानी बाइनरी वेट निकालना है, तो फॉर्मूला है 2 की पावर m माइनस जे। m क्या है? m है आपका नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो ये कितना है? 5। तो ये तो फिक्स हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स तो कितने रहेंगे? 5 ही रहेंगे। अच्छा जी, माइनस क्या करना है मुझे? कॉलम नंबर। माइनस मुझे क्या करना है? कॉलम का नंबर। तो ये देखिए, सबसे पहले वाले कॉलम की बात करता हूं, सबसे पहले वाले कॉलम की C1 की बात करता हूं। तो ये निकाला मैंने बाइनरी वेट। कैसे? 2 की पावर 5, 5 क्या है? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, माइनस 1 क्या है? कॉलम नंबर। 1 क्या है? कॉलम नंबर। ऐसे समझ लीजिए इसको। तो अब ये क्या हो गया? 2 की पावर 4। तो निकालो जरा 2 की पावर 4 कितना आ गया? 16। कैसे निकाला? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। कैलकुलेटर में निकाल सकते हो आप। तो 2 की पावर 4। अच्छा, अब मैं निकाल रहा हूं कॉलम 2 का बाइनरी वेट। कैसे निकालूं? फॉर्मूला तो वही है, 2 की पावर m माइनस जे। तो 2 की पावर m क्या है? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। वो कितने हैं? वो तो 5 ही है। माइनस जे मतलब कॉलम नंबर, माइनस जे मतलब कॉलम नंबर। तो कॉलम नंबर कितना हो गया? 2। तो 2 की पावर 3 कितनी है? 8। ऐसे ही थर्ड कॉलम के लिए, फोर्थ कॉलम के लिए और फिफ्थ कॉलम के लिए हमने क्या निकाल ली? बाइनरी वेट। सबसे आखिरी वाले की बात करते हैं, कॉलम 5 की बात करते हैं। हमें कॉलम 5 का निकालना है बाइनरी वेट। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला तो वही है, 2 की पावर m माइनस जे। m क्या है? नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो 2 की पावर 5 माइनस, अब क्या है? कॉलम नंबर कितना? 5। तो 5 माइनस 5, 2 की पावर क्या हो गया? 0। और किसी भी अंक की पावर अगर 0 हो, किसी भी नंबर की पावर अगर 0, तो वो क्या होती है? वैल्यू 1। तो बाइनरी वेट निकालना सीख गए यहां से? बिल्कुल सीख गए जी। अच्छा, ये था हमारा स्टेप नंबर 1। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। ध्यान देना जरा, स्टेप नंबर 2 खास है। स्टेप नंबर 2 में निकालना है हमें डेसिमल इक्विवेलेंट फॉर ईच रो। हमने बाइनरी वेट निकाला कॉलम के लिए, अब हम क्या निकालेंगे? डेसिमल इक्विवेलेंट, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? डीई। देखो यहां पे लिख रहा है डीई, ये निकाली गई वैल्यू है। इसका फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ, देखो फॉर्मूले को मैं लिख के बताता हूं आपको। सम ऑफ बाइनरी वेट, सम ऑफ मल्टीपल ऑफ, सम ऑफ मल्टीपल ऑफ बाइनरी वेट एंड मशीन वैल्यू कह लीजिए या मशीन यूसेज। कैसे? जैसे मुझे निकालना है ईच रो के लिए, रो बोले तो ये वाला, इसे बोलते हैं रो, R1 R2 R3 R4 R5। मुझे 16 निकालना है। हालांकि मैंने यहाँ पे 16 निकाल कर लिखा हुआ है, लेकिन 16 आया कैसे? तो अगर मुझे रो 1, अगर मुझे इस रो 1 के लिए डेसिमल इक्विवेलेंट यानी कि डीई निकालना है, तो कैसे निकालूंगा मैं? सम ऑफ मल्टीपल ऑफ BW एंड मशीन वैल्यू। अच्छा, BW कितना है? 16। मशीन कहां पर यूज हो रही है? M2 वाली, तो सिर्फ एक जगह। तो ये वैल्यू कैसी आई? ध्यान देना जरा, 16 गुना 1
16, क्योंकि यहां पर क्या है 0 0 0 0, यानी कि अगर मैं इसमें प्लस करूं 8 गुना 0 तो भी कितना 0, प्लस करूं 4 गुना 0 तो भी कितना 0, प्लस करूं 2 गुना 0 तो भी कितना 0, और 1 गुना 0 तो भी कितना 0। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा सर ये 16 8 4 2 और 1 तो मैं समझ में आ गया, 16 8 4 2 1 तो मैं समझ में आ गया, ये 0 कहां से आ गया? तो जहां पर वैल्यू नहीं है वो क्या है 0। ध्यान देना जरा, यहां पर वैल्यू कितनी है 1, यहां पे कितनी वैल्यू है, ब्लैंक था मतलब 0 0 0 0, तो क्या निकल के आ गई इस रो 1 के लिए डेसिमल इक्विवेलेंट। अच्छा, क्या आप रो 2 के लिए डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल सकते हो? तो मशीन 7 यहां पे इस्तेमाल होती है क्या? नहीं होती। यहां पे होती है क्या? नहीं होती। यहां पे होती है क्या? नहीं होती। कैसे निकालूंगा? 16 गुना 0 प्लस 8 गुना 1 प्लस 4 गुना 0 प्लस 2 गुना 0 प्लस 1 गुना 1, तो कुल मिला कितना आ गया? ये 9 आएगा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि देखो 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू क्या जाती है 0, तो कुल मिला के मुझे करना क्या है? मुझे यहां पे सिर्फ ये करना है 8 गुना 1 प्लस 1 गुना 1। 8 कौन से वाला? 8 ये वाला। 1 कौन से वाला? 1 ये वाला। यानी जहां पर वैल्यूज हैं उनके रेस्पेक्टिव उसके सामने जो बी डब्ल्यू की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करो, आपस में ऐड कर दो, क्या आ गया? डीई, डेसिमल इक्विवेलेंट। डेसिमल इक्विवेलेंट। अच्छा, क्या आप रो नंबर 3 का डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल सकते हो? रो नंबर 3 का तो बताओ जरा, यहां पे 1 कहां कहां पर है? तो 1 एक तो यहां पर है कॉलम नंबर 1 और एक कॉलम नंबर 4, तो 1 गुना 16 प्लस 1 गुना 2, 1 गुना 16 प्लस 1 गुना 2 कितना आ गया? 18। समझ गए बात को? रेस्पेक्टिव कॉलम में जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो उस कॉलम की बीडब्ल्यू वैल्यू से और आपस में ऐड कर दो, यानी कि मल्टीपल करो पहले और फिर बाद में ऐड कर दो, क्या आ गया? डीई। अच्छा, रो नंबर 4 निकाल सकते हो क्या डीई की वैल्यू? रो नंबर 4 कहां कहां पर यूज हो रहा है भाई? कॉलम नंबर 2 में, कॉलम नंबर 3, तो 8 गुना 1 प्लस 4 कितना आ गया? 12। समझ आती है? ऐसे रो नंबर 5 में निकाल, आपको वैसे निकालना, यहाँ पे जो 1 गुना 2 आ गया, तो स्टेप नंबर 2 में हमें समझ में आ गया। स्टेप नंबर 1 में क्या निकाला हमने? बी डब्ल्यू, किसका? कॉलम का। स्टेप नंबर 2 में क्या निकाला? डीई, किसका? रो का। अच्छा, ये था स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। अच्छा जी, स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप नंबर 3 पहले पढ़ लेते हैं। रैंक द रोज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डीई वैल्यू, rearrange the rows based on this ranking. If no rearrangement is necessary, stop the process, otherwise go to step number 4। कहने का मतलब यह है कि हमें रैंक देनी है अब डीई वैल्यू के बेस पर। सबसे ज्यादा जहां पे डीई वैल्यू उसे बोलेंगे रैंक 1, उससे कम वाले को बोलेंगे रैंक 2, उससे कम वाले को बोलेंगे रैंक 3, उससे कम वाले को बोलेंगे रैंक 4 और उससे कम वाले को बोलेंगे रैंक 5। तो जरा बताओ, इस 16 9 18 12 और 2 के अंदर सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पर है? सबसे ज्यादा वैल्यू है 18, इसे हमने क्या बोल दिया? रैंक 1। क्या बोल दिया इसे हमने? रैंक 1। अच्छा, इसके बाद इससे कम वैल्यू 16 है, इसे बोल दिया रैंक 2। फिर इससे कम वैल्यू 12 है, इसे बोल दिया रैंक 3। फिर इससे कम वैल्यू 9 है, इसे बोल दिया रैंक 4, और इससे कम वैल्यू है 2, इसे बोल दिया रैंक 5। तो क्या आपको रैंकिंग देना आ गया है? क्या आपको रैंकिंग देना आ गया है? रैंकिंग देना समझ गए? स्टेप नंबर 1 बीडब्ल्यू की वैल्यू निकालो, स्टेप नंबर 2 डीई की वैल्यू निकालो, स्टेप नंबर 3 डीई के बेस पर रैंक देना। सबसे ज्यादा डीई वैल्यू रैंक 1, घटते हुए क्रम में रैंक 2 3 4 5 6 rearrange the rows on the basis of this ranking. If no rearrangement is necessary, stop। अगला स्टेप क्या है कि हमें अब रोज को ऊपर नीचे करना है। कैसे करना है? रैंक के अकॉर्डिंग सेट करना है। इसको मैं पहले आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, वही टेबल यहां पर रिक्रिएट की है, बट कैसे? ध्यान देना जरा। जो रैंक 1 वाला रो है,
ये जो रैंक 1 वाला रो है ना, जो ये, इसको मैं एक डिफरेंट कलर से करूं क्या? M13 में क्या मिला है? रैंक 1। तो जब मैंने टेबल को नीचे फिर से रिक्रिएट किया तो M13 को सबसे ऊपर लिख दिया मैंने। अब M13 पूरी की पूरी एज इट इज कहा गई ऊपर, अपनी वैल्यूज के साथ, जो जहां पर है वो वहीं पर आएगा। अच्छा, रैंक 2 कौन सा है? M2। तो M2 वाली इस पूरी वैल्यूज को मैंने कहा लिख दिया? रैंक 2 पर। तो ये आ गया आपका रैंक 2। समझ गए? इसको हम रीअरेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रैंक। इसके बाद रैंक 3 कौन सा है? M13A। तो उठा के M13A को कॉपी कर दिया, एज इट इज कॉपी करना है। फिर उसके बाद आए रैंक 4 कौन है? रैंक 4 है M7। M7 उठा के कॉपी मार दिया, M7 को उठा के कॉपी मार दिया। उसके बाद रैंक 5 कौन सा है? तो रैंक 5 है आपका M15। तो M15 को उठा के कॉपी मार दिया। ठीक है। अब बात ये आती है कि हमें कैसे पता लगे कि हमें स्टेप नंबर 4 करना है कि नहीं करना है। ध्यान देना जरा, ये रैंक अभी ऊपर नीचे है, देखो पहले रैंक 2 4, रैंक 2 4 1 3 5 ऊपर नीचे है ना। जब ये रैंक सीरीज में आ जाएगी 1 2 3 4 5, तो समझ जाना कि क्लस्टर बन चुका है। अब हम इसे मशीन सेल्स में डिवाइड कर देना। अभी इसी क्वेश्चन के अंदर आगे ये चीज आएगी, आपको मैं समझा दूंगा और डिटेल के अंदर। तो अभी यहां से समझ गए आप, स्टेप नंबर 1 BW की वैल्यू निकालना, स्टेप नंबर 2 DE निकालना, स्टेप नंबर 3 DE वैल्यू के बेस पर रैंक देना, और स्टेप नंबर 4 अब क्या करेंगे? हमने अरेंज कर लिया रैंक वाइज, अब लगेगा स्टेप नंबर 4। ध्यान देना, अपन ने पहले BW निकाला था कॉलम के लिए और DE निकाला था रो के लिए। यहां पे उल्टा कर देंगे, बस यहां पे इसे बस उल्टा कर देंगे। अब BW निकालेंगे रो के लिए और DE निकालेंगे कॉलम के लिए। तो देखिए आप निकालेंगे यहां पर BW किसके लिए? रो के लिए निकालेंगे। अच्छा, फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर n माइनस आई। अच्छा, यहां पर n मतलब क्या? यहां पर n मतलब है नंबर ऑफ मशीन्स, और i मतलब क्या है? रो नंबर। तो बताओ जरा, मेरे को पहली रो का BW निकालना है। फॉर्मूला क्या है? ये रहा जी फॉर्मूला, 2 की पावर n माइनस आई, 2 की पावर n माइनस आई। तो n मतलब नंबर ऑफ मशीन, तो मशीन कितनी है भाई? मशीन 5 है, तो 2 की पावर 5 माइनस, अच्छा ये सब में सेम ही रहने वाला है, 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5। अब क्या है? रो नंबर, तो 1 2 3 4 5, निकाल लो वैल्यू। तो ये क्या आ गया? 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0। तो वैल्यूज क्या आ गई? तो वैल्यूज आ गई 16 8 4 2 1। तो ये निकाल ली हमने BW की वैल्यू। BW बोले तो बाइनरी बीट। अब हमें क्या निकालना है? DE। तो वही काम करना पड़ेगा अब हमें कॉलम वाइज। कैसे करना पड़ेगा? अब कॉलम वाइज कैसे करना पड़ेगा? कॉलम वाइज। अच्छा, P101 के लिए निकालना है मुझे DE की वैल्यू, कैसे निकालूं? तो 1 गुना 16 प्लस 1 गुना 8, समझ गया? 1 गुना 16 प्लस 1 गुना 8 कितना आ गया? 24। अब तो इजी पड़ रहा होगा। अब निकालते हैं अगले कॉलम के लिए। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आ गया? 6। 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना आ गया? 4। फिर 1 मल्टीप्लाइड बाई 16, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना आ गया? दोनों को जोड़ दो, 17। 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आ गया? 2। तो निकल के आ गई DE की वैल्यू कॉलम के लिए। अब देनी है रैंक। रैंक देने का वही तरीका, जहां पर DE ज्यादा हो उसे क्या बोलेंगे हम? रैंक 1। तो ज्यादा कौन है इन सब में? 24, रैंक 1 आ गया। उससे कम 17 है, रैंक 2 आ गया। उससे कम 6 है, रैंक 3 आ गया।
उससे कम 4 है, रैंक 4 आ गया, सबसे कम है 2 और यहां पर आ गया रैंक 5। तो बात समझ में आ गई। अब देखो यहां पर भी जो रैंकिंग है, यहां पर भी जो रैंकिंग है एक सीक्वेंस में नहीं आई, 1 2 3 4 5 नहीं आई। इसका मतलब है फर्दर स्टेप लगाने हैं अपने को। फर्दर स्टेप क्या लगाने? अब दोबारा से कहां पहुंच गए हम? स्टेप नंबर 1 पे। इसको रीअरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू रैंक और फिर क्या करेंगे? शुरू वाला प्रोसेस। अगर मैं इस पूरे स्टेप्स को दो पार्ट में तोड़ दूं, सबसे पहले कर रहे हैं हम कॉलम ऑपरेशन, उसके बाद क्या कर रहे हैं हम? रो ऑपरेशंस। देखिए स्टेप 1 से लेके स्टेप 3 तक, यहां पर 4 लिख दिया है। स्टेप 1 से लेके स्टेप 3 तक इसको मैं प्यार से क्या बोल सकता हूं? कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन बोले तो मैं कॉलम के लिए निकाल रहा हूं BW की वैल्यू, तो ऑटोमेटिक रो के लिए क्या निकलेगी? DE की वैल्यू। ये याद करने के पर्पज से है। पहले 3 स्टेप कॉलम ऑपरेशन हमने बोल दिया अपनी सहूलियत के लिए। अच्छा अगले 3 स्टेप क्या है? रो ऑपरेशन, क्योंकि अब हम रो के लिए क्या निकाल रहे हैं? BW की वैल्यू, तो ऑटोमेटिक कॉलम के लिए क्या निकलेगी? DE की वैल्यू। तो स्टेप नंबर 4 से 6 तक को हमने क्या बोल दिया? रो ऑपरेशंस। उससे पहले वाले को कॉलम ऑपरेशंस। अब ध्यान देना जरा, जो ये रैंक है ना 1 3 4 2 5, अब क्या करना है? फिर से टेबल को नीचे रिक्रिएट करना है। अब ध्यान दो जरा, सबसे पहले कॉपी करेंगे रैंक 1 वाली। तो रैंक 1 वाली कौन सी है? यही है P101। इसे कॉपी कर डालो। तो यहां पर P101 को कॉपी पेस्ट मार दिया, ठीक है, एज इट इज, क्योंकि रैंक 1 है। इसके बाद रैंक 2, रैंक 2 कौन सा है? 107 वाली कॉलम, तो 107 को कॉपी कर दो। इसके बाद रैंक 3 कौन सा है? रैंक 3 है आपका P104, तो P104 को कॉपी कर दो। फिर इसके बाद रैंक 4 कौन सा है? तो रैंक 4 है 105, तो P105 की सारी वैल्यूज को यहां पर कॉपी पेस्ट मार दो। फिर उसके बाद है रैंक 5 आपका 108, तो इस 108 वाले कॉलम को यहां पर कॉपी पेस्ट मार दो। क्योंकि हमारी रैंकिंग सीक्वेंस में नहीं आई थी, 1 2 3 4 5 करके नहीं आई है, उल्टी सीधी आई है 1 3 4 2 5, तो फिर दोबारा से क्या चलाने पड़ेंगे? कॉलम ऑपरेशंस। सबसे पहले क्या थे? कॉलम ऑपरेशंस, फिर क्या थे? रो ऑपरेशंस, अब फिर से क्या है? कॉलम ऑपरेशंस। यानी फिर से वही काम, क्या निकालो? बाइनरी वैल्यू। फॉर्मूला वही रहेगा, 2 की पावर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स माइनस कॉलम नंबर, तो ये आ गई BW की वैल्यू। फिर निकाल लेंगे हम DE की वैल्यू, सेम तरीका। फिर हमने रैंक दे दिया। अब देखो जब यहां पे रैंक दिया हमने, तो देखो रैंक सीक्वेंस में नहीं आ रहा, 1 2 उसके बाद 4 आ गया, तो सीक्वेंस टूट गई। मतलब हमें रो ऑपरेशन फिर से करने पड़ेंगे, यानी कॉलम रो कॉलम। अब रैंक सीक्वेंस में नहीं आई, तो फिर से हमने क्या करा? रो ऑपरेशन। अच्छा रो ऑपरेशन करने के लिए हमने क्या करा? रैंक वाइज पहले इसे कॉपी पेस्ट मार दिया। रैंक 1 कौन सा है? M13, रैंक 2 कौन सा है? M12, रैंक 3 कौन सा है? M15, रैंक 4 कौन सा है? M13A, और रैंक 5 है आपका M7। अब फिर से वही काम करना है अपने को। अब क्या करना है? रो ऑपरेशन। सबसे पहले निकालो BW, कैसे निकलेगा? 2 की पावर नंबर ऑफ मशीन्स माइनस रो नंबर, निकल गई आगे BW की पावर। नंबर ऑफ मशीन्स कितनी? 5 फिक्स है। रो नंबर 1 2 3 4 5, आगे BW की वैल्यू। अब क्या निकालोगे? DE की वैल्यू। कैसे? DE, तो एक मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। 1 मल्टीप्लाइड बाई 16 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 कितना आ गया? 24। ऐसे क्या निकाल लिया हमने? DE की वैल्यू। अब क्या देना इसको हमें? रैंक। अब जरा ध्यान देना आंसर पर, अब खास तौर पे ध्यान दो। इसको मैं मिटा रहा हूं जो मैंने समझाया था अभी आपको, ताकि आपको कुछ बता पाऊं। देखो अब जरा ध्यान दो, रैंक है 1 2 3 4 5, यानी कि रैंक आ गई है सीक्वेंस के अंदर। रैंक आ गई है सीक्वेंस के अंदर, तो यहां पर अपना क्लस्टर बन गया है। देखो since ranking is now neatly arranged in order, रैंक 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में आ गई, इसका मतलब है हमें प्रोसेस को स्टॉप कर देना चाहिए। देखिए यहां पे बनेंगे 2 मशीन सेल, बेसिकली 2 मशीन सेल। मैं ग्रुपिंग कर रहा हूं, ध्यान देना जरा। देखो एक तो मैं क्या कर रहा हूं? ये ग्रुपिंग कर रहा हूं। मैंने बोला कि इन सबको अरेंज कर दो एक साथ,
यानी कि जब कंपनी लेआउट बनाएगी ना, तो मशीन 13, मशीन 2, मशीन 15 इनको रखेगी एक साथ। ये बन गया आपका मशीन सेल 1। कौन कौन से कंपोनेंट बनेंगे यहां से? P101 और 107, P101, 107 और कौन कौन सी मशीन? तो M13, M2 और M15। ये क्या बन गया? मशीन सेल नंबर 1। अच्छा जी, यहां पर हमने एक और बना दिया क्लस्टर, ये रहा, देखो दिख रहा है आपको? क्या समझे? मशीन 13A और मशीन 7 ये दोनों रखी जाएंगी एक साथ। मशीन 13A और मशीन 7 ये दोनों रखी जाएंगी एक साथ, मतलब आसपास। ये बन गया आपका सेल नंबर 2। यहां पे क्या बनेंगे? P104, 105 और 108। तो ये है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग वाले कॉन्सेप्ट की। इस तरीके से कंपनी आइडेंटिफाई करती है कि कौन सी मशीन्स का हमारा एक मशीन सेल बनेगा और कौन सी मशीन्स का बनेगा मशीन सेल 2। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। ये मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है। अब इसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ, जो आपका आरटीपी में आया है। क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी वजह से ये सारी बातें हुई है। ये है जी क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, ये क्वेश्चन नंबर 4 आप एक बार पढ़ लेना। इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको बता दूं कि जो एग्जांपल मैंने लिया था, वो ये क्वेश्चन का ही पार्ट था। और जिस एग्जांपल की मदद से मैंने आपको रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम सिखाया है, ये इसकी रिक्वायरमेंट नंबर 3 थी। फाइंड द लॉजिकल पार्ट फैमिलीज एंड मशीन ग्रुप based upon part machine incident matrix to show machine part grouping using rank order clustering algorithm। तो इसी एग्जांपल को मैंने, इसी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को मैंने एग्जांपल के तौर पर लेकर आपको समझाया। इस तरीके से स्टेप 1, 2 और 3 लगता है, फिर 4, 5, 6 लगता है। ये कब तक रिपीट होते रहेंगे? जब तक रैंकिंग एक सीक्वेंस में ना आ जाए। तो रिक्वायरमेंट नंबर 3 तो अपन सॉल्व कर चुके हैं। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 2 की। रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या है? टाइप्स ऑफ मशीन सेल। इसके बारे में बात करी हमने। 4 प्रकार के मशीन सेल होते हैं। एक बार मैं आपको आईसीआई का आंसर दिखा देता हूं। देखो ये रहा जी रिक्वायरमेंट नंबर 2, टाइप्स ऑफ मशीन सेल। ये डिजाइन की बात करता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो वही देखो, सिंगल मशीन सेल, ग्रुप मशीन सेल विद मैनुअल हैंडलिंग, ग्रुप मशीन सेल विद सेमी इंटीग्रेटेड हैंडलिंग एंड फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो ये सारी बातें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। एक बार इसे गो थ्रू कर लेना, आपको बात समझ में आ जाएगी, रीड कर लेना जस्ट। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 1 की। रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या कह रही थी वो भी देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 1, डिस्कस द कंसर्न एक्सप्रेस बाय मिस्टर मिश्रा। कुल मिला के जब इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे ना, तो इसके अंदर एक व्यक्ति सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग को इंप्लीमेंट करने की बातें बोल रहा था। वो बोल रहा था कि हमारी जो मशीन्स है उसके लेआउट पर हमें फोकस करना चाहिए, इससे हमें बेनिफिट होगा, मटेरियल हैंडलिंग में टाइम कम लगेगा और बाकी सारे बेनिफिट्स होंगे, मूवमेंट टाइम भी कम हो जाएगा। तो उसके ऊपर एक थे मिस्टर मिश्रा, जिनको इसकी यूटिलिटी पर, इनके बेनिफिट्स पर क्या था, थोड़ा सा डाउट था या थोड़ा सा चिंता थी इनको कि ये बेनिफिट्स होंगे कि नहीं होंगे। तो ये है रिक्वायरमेंट नंबर 1। तो बेनिफिट तो होंगे ही होंगे। जब यूज होने वाली सभी मशीन्स, सभी पार्ट्स एक साथ रखे जाएंगे तो मूविंग टाइम तो बचेगा। तो यह है रिक्वायरमेंट नंबर 1 का आंसर। एक बार इसे गो थ्रू कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 1 देखो, वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं। पहले डिफाइन किया है कि क्या होती है सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग, उसका बताया गया इसके बेनिफिट्स कि कौन कौन से बेनिफिट होते हैं इसको इंप्लीमेंट करने से। देखो, रिड्यूस सेटअप टाइम, मशीन आसपास है, पार्ट फैमिली आसपास है। रिड्यूस फ्लो टाइम, मूवमेंट कम लगेगा बाय रिड्यूसिंग मटेरियल हैंडलिंग। रिड्यूस लीड टाइम, रिड्यूस्ड WIP इन्वेंट्री, better use of human resources, better scheduling and increased use of equipment machinery, hence reduced investment on machine and equipment। तो ये सारे बेनिफिट्स लिख देने के बाद
आखिरी में सिर्फ ये लिखना है कि जो मिस्टर मिश्रा की जो कंसर्न है, जो उनके मन में घबराहट है, इट इज नॉट मटीरियल, ठीक है ना। तो जो वो गलत चीजें फोकस कर रहे हैं, दैट इज नॉट मटीरियल, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग इज इंपॉर्टेंट एज वेल एज बेनिफिशियल। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेथड और टाइप्स ऑफ मशीन सेल और सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ये नया कॉन्सेप्ट प्लस ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में फिर भी कुछ डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, वहां पर हम रिप्लाई कर देंगे। और प्लस ये वीडियो उन स्टूडेंट के संग जरूर शेयर करिए जो कमिंग एग्जाम के अंदर बैठने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक इस कमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।